हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम और आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 एनिमे और मेन कैरेक्टर्स ओपी फ्रॉम द स्टार्ट। दरअसल इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है। उस वीडियो में मैंने 10 डिफरेंट एनिमेस के बारे में बात करी थी और इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली 10 डिफरेंट एनिमेस के बारे में बात करूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई भी आइडिया हो वीडियो से रिलेटेड, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिसके ऊपर मैं बैठ के आराम से काम कर सकूं। सो कई दिनों तक मेहनत करने के बाद मैंने इस लिस्ट को बनाया है। इस वीडियो के अंदर इस एनिमे की रैंकिंग्स इस चीज को डिसाइड नहीं करती है कि कौन सा एनिमे कितना अच्छा है या कौन सा एनिमे कितना बुरा है। हो सकता है कि नंबर 6 वाला एनिमे आपको ज्यादा पसंद आए एज कम्पेयर टू नंबर 1। सो विदाउट फर्दर अडू Let's get started. Number 10, The Daily Life of Immortal King। इस एनिमे के अंदर एक स्पेशल टाइप के पावर्स यानी कि चाइनीज कल्टीवेशन के बारे में बात करी गई है। अब तुम सोच रहे होगी कि कल्टीवेशन क्या होता है। बेसिकली चाइना का काइंड ऑफ एक पावर सिस्टम है, जैसे कि अपने होता है ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वैसे इनके अंदर भी होता है। और इसको अगर थोड़ा डीप में समझना है तो आप लोग बेसिकली कोई भी चाइनीज एनिमे, मानवा, मांगा उठा करके देख लो, आपको उसमें पावर सिस्टम, कल्टीवेशन ही दिखेगा, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के कल्टीवेशन होते हैं। वो सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग इस एनिमे के अंदर बात करें तो इस एनिमे के अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो समझ लो कि उस कल्टीवेशन पावर की पीक पे है। वो पैदा होते से ही काइंड ऑफ बहुत ज्यादा पावरफुल था। जब छोटा बच्चा था तब उसने लेजेंडरी कैरेक्टर्स को हरा दिया और अब क्योंकि वो एक टीनेजर बन चुका है और इतनी सारी पावर्स के बावजूद उसको डर लग रहा है। उसको डर लग रहा है उसके टीनेज लाइफ से। दरअसल उसके स्कूल लाइफ में हाई स्कूल चालू होने वाला है और ये टीनेजर्स के लिए सबसे बुरा समय है बेसिकली इसके लिए, क्योंकि ये अपनी पावर्स को हाइड करके रखना चाहता है, नहीं बताना चाहता है। लेकिन इसकी पावर्स इतनी कुछ ज्यादा ही पावरफुल है कि ना चाहे तो भी लोगों को पता ही चल जाती है। और इसका जो सपना है कि नॉर्मल सिंपल लाइफ जीना चाहता है वो हमेशा टूट जाता है। सो इस एनिमे में आपको देखने मिलेगा एक ओपी कैरेक्टर। इसमें काइंड ऑफ लव स्टोरी भी है और हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि लिटरली इसने यूनिवर्स को रिक्रिएट करा था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड मर गई थी। तो सोच ही सकते हो कि व्यक्ति कितना ज्यादा बैडएस होगा। सो अगर आपको एक ऐसा एनिमे देखना है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर हो, एक अच्छी स्टोरी हो, साथ साथ में टॉप नॉच एनिमेशन हो, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 9, प्लंडर। प्लंडर का वर्ल्ड बेसिकली मिस्ट्रीज से भरा हुआ है। इस एनिमे के अंदर वर्ल्ड से रिलेटेड मिस्ट्री है, पावर सिस्टम से रिलेटेड मिस्ट्री है, इवन हर कैरेक्टर से रिलेटेड मिस्ट्री है। कभी कभी एनिमे में ऐसा लगता है कि मॉडर्न वाले वेपन्स इस ओल्ड टाइम एनिमे में कहाँ से आ गए, और फिर कुछ टाइम बाद ये लोग एक्सप्लेन भी करते हैं कि एक्चुअली क्या क्या हुआ। इस एनिमे की बैक स्टोरी मुझे शायद सबसे अच्छी बैक स्टोरी लगी। दरअसल हमारे मेन कैरेक्टर की बैक स्टोरी काइंड ऑफ ओपी थी। सो होता क्या है, इस एनिमे के शुरुआत में एक लड़की के बारे में बात की गई है। एक लड़की के पास एक स्पेशल टाइप का स्टोन है जिसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। उसकी मदर का कहना रहता है कि ये नंबर्स किसी को भी अनलिमिटेड पावर ग्रांट कर सकती है। और उसके बाद उसकी मदर की डेथ हो जाती है और उसके डेथ के समय जमीन से कुछ हाथ निकल करके आते हैं और उसको जमीन के अंदर खींच लेते हैं। दरअसल इस वर्ल्ड के पावर सिस्टम के अंदर सभी लोगों के पास में नंबर्स होते हैं और ये नंबर्स बेसिकली उनके पावर को डिस्क्राइब करते हैं। जो मदर रहती है वो अपनी बेटी हीना को एक टास्क देती है मरने से पहले कि वो लेजेंडरी एसेस को ढूंढे और उनको ये पावर स्टोन दे दे। अब हीना इस वर्ल्ड में वेंचर कर रही है एक लेजेंडरी एस को ढूंढने के लिए। अब उसकी मुलाकात एक लड़के से होती तो है पर लगता नहीं है कि वो कोई एस है, क्योंकि उसका जो नंबर है वो 0 है। लेकिन इस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग किसी का भी नंबर अगर 0 हो तो वो मर जाता है। बेसिकली उसका 0 नहीं रहता है, 0 से भी नीचे रहता है, माइनस में समथिंग कुछ। और फिर हमको वहाँ से पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर वो एस है, मतलब वो लेजेंडरी एस हमारा मेन कैरेक्टर है, वही लड़का जो कि हीना को मिला था, जिसकी नंबर रैंकिंग माइनस में है और वो पता नहीं क्यों नहीं मर रहा है। इस एनिमे में इस मेन कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड है वो काइंड ऑफ ट्रैजिक है, बहुत ही ज्यादा सैड है। बट इस एनिमे का मेन कैरेक्टर लिटरली स्टार्टिंग से बहुत ही ज्यादा ओपी है। नंबर 8, कोयोकुसुरी। अब इस एनिमे के अंदर आपको बेसिकली बहुत सारे सुपरनैचुरल देखने के लिए मिलेंगे, स्पेशली जापानीज मैथोलॉजी के। दरअसल जापानीज मैथोलॉजी के अंदर बहुत ही सारे सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स है, क्रीचर्स है, जैसे कि आपने कप्पा के बारे में सुना होगा। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर, कप्पा या कुप्पा ऐसा ही कुछ था। वो एक काइंड ऑफ फ्रॉग लाइक क्रीचर होता है जो कि इंसानों के जैसा दिखता है और वो पानी के अंदर रहता है और लोगों को खा जाता है। दरअसल इन सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे योकाई कहा गया है। अब होता क्या है, योकाई का जो वर्ल्ड है और ह्यूमन वर्ल्ड है वो काइंड ऑफ 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स है और वो अपने आप में अलग अलग रहना पसंद करते हैं। यहीं पे योकाई ऐसे कैरेक्टर्स है या क्रीचर्स है जो कि ह्यूमंस को खा जाते हैं और इसी के बीच में आता है गॉडेस ऑफ विजडम या कहूँ गॉड ऑफ विजडम। अब हर बार एक नई लड़की या फिर कोई लड़का गॉड ऑफ विजडम बनता है जो कि बेसिकली एक ब्रिज कनेक्ट करता है ह्यूमन वर्ल्ड और योकाई के वर्ल्ड के बीच में। बेसिकली ये लोग पीस बनाकर रखते हैं दोनों वर्ल्ड के बीच में। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स होते हैं योकाई की कैटेगरी में। और वहीं पर एक लड़की जो कि कुछ ही
समय पहले गॉड ऑफ विजडम बनी है उसकी मुलाकात एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक लड़के से होती है। उसको फीलिंग आती है कि ये व्यक्ति जितना हार्मलेस दिखता है उतना है नहीं, और कुछ ही समय बाद उसकी थ्योरी प्रूव भी हो जाती है जब एक मॉन्स्टर इस लड़के को आके खा जाता है, मतलब उसका आर्म खा जाता है, बट ये बेसिकली सेकंड्स में रीजनरेट हो जाता है, जो कि काइंड ऑफ योकाई के पर्सपेक्टिव से भी अब्सर्ड है, वियर्ड है। और कुछ ही समय बाद जो हमारी गॉडेस ऑफ विजडम है वो इसकी हेल्प मांगती है एक स्पेशल टाइप के केस को सॉल्व करने के लिए। दरअसल कुछ समय बाद सभी लोगों को अराउंड द वर्ल्ड एक लड़की दिखती है जिसका फेस नहीं देखा जा सकता, और उसके हाथ में एक स्टील बीम है और वो लोगों को मारती है। नो वन नोज व्हाई। और इस तरीके से हमारा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो कि काइंड ऑफ इमॉर्टल है और ये गॉडेस ऑफ विजडम निकल पड़ते हैं इस अनएक्सपेक्टेड मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। नंबर 7, कोड ब्रेकर। इस एनिमे के अंदर स्टार्टिंग में एक गर्ल के बारे में बताया गया है। ये गर्ल बेसिकली एक ऐसी व्यक्ति है जिसका सेंस ऑफ जस्टिस बहुत ही अच्छा है, वो कुछ भी गलत होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती, और जिसने बचपन में मार्शल आर्ट्स को भी मास्टर कर लिया था और अब काइंड ऑफ उस चीज को यूज करती है ताकि वो अपने सेंस ऑफ जस्टिस को लोगों को बता सके, अपनी गुडविल को लोगों को बता सके। और एक दिन वो बस से जा रही होती है, तभी वो देखती है कि पार्क में एक व्यक्ति लोगों को ब्लू फ्लेम से जला रहा है, जिंदा जला रहा है। वहाँ पे बस को रुकवा करके खट से उस गार्डन में जाती है, उस ग्राउंड में जाती है और देखती है कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, नो एविडेंस ऑफ एनीथिंग। वो पुलिस को भी कॉल लगाती है और पुलिस भी यही सस्पेक्ट करती है कि लड़की पागल है, क्योंकि वहाँ पे इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं रहता है कि किसी ने किसी को यहाँ पर जलाया भी है, या फिर किसी फ्लेम के बारे में कुछ भी इंडिकेशन नहीं होता है। पर नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में जाती है तब पता चलता है कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट उसके स्कूल में आया है, और ये वही लड़का होता है जो कि उस गार्डन में लोगों को ब्लू फ्लेम से जला रहा होता है। अब इस चीज के पीछे की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए हमारी लड़की निकल जाती है, और इस एनिमे में हमारे पास 2 कैरेक्टर्स है, पहले तो ये लड़का और दूसरी लड़की, और साथ साथ में और भी सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके पास उनकी सुपरनैचुरल पावर्स है। अब ये लोग कौन है, ये अपनी सुपर पावर को क्यों यूज कर रहे हैं, किस लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, और लड़की का क्या रोल है इस पूरे के पूरे एनिमे में, ये सब कुछ तो आपको देखना पड़ेगा। नंबर 6, डेथ मार्च टू द पैरेलल वर्ल्ड। इस एनिमे के अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कई सारे गेम्स के ऊपर ऑलरेडी काम कर चुका है और अभी भी कुछ गेम्स के ऊपर काम कर रहा है। इस वक्त में वो इतना ज्यादा टायर्ड हो चुका है कि वो अब काम को नहीं करना चाहता और डिसाइड करता है कि अब वो सोएगा। वो सोने के लिए जाता है, जब उसकी नींद खुलती है तब उसको पता चलता है कि वो एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर है जिसके ऊपर उन्होंने काम करा है। दरअसल वो वर्ल्ड कई सारे गेम्स का कंबाइनेशन होता है जिसके ऊपर वो ऑलरेडी काम कर चुका है। अब होता क्या है, जब वो वहाँ पर जाता है कुछ ही समय बाद एक लिजर्डमैन आर्मी उसके ऊपर अटैक कर देती है। मेरे को भी नहीं पता क्यों, बट क्योंकि उसके पास काइंड ऑफ बग फिक्सर है तो एक बग को ढूंढता है और उनके ऊपर एक मीटियोर शावर कर देता है। अब क्योंकि ये काम उसने करा था तो सारा का सारा एक्सपीरियंस पॉइंट उसको चला जाता है और बेसिकली वो एक बहुत ही हाई लेवल एडवेंचर बन जाता है। अगर मैं कहूँ तो 310 लेवल हो जाता है उसका, और उसके साथ में उसको कई सारे स्किल्स भी मिलती है, कई सारे आइटम्स भी मिलते हैं और सब कुछ अपने पास रख लेता है और उसका काम खत्म हो जाता है। अब ये एनिमे कोई नॉर्मल इसी का एनिमे नहीं है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर डीमन किंग को ढूंढेगा और उसको मारेगा। दरअसल इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी नॉर्मल सिंपल लाइफ जीना चाहता है और इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है, देखना चाहता है कि इसमें है क्या। बेसिकली ये एनिमे एक एडवेंचर एनिमे है जिसमें ओवर पावर एक्सपेक्ट और एक सुपरनैचुरल एक्सपेक्ट है। सो अगर ऐसा एनिमे देखना है जिसके अंदर सुपरनैचुरल हो और एडवेंचर हो, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 5, एस्टरिस्क वॉर। तो इस एनिमे के अंदर एक कैरेक्टर के बारे में बात करी गई है। ये कैरेक्टर की फैमिली एक डोजो चलाती है और इस डोजो के अंदर वो लोग मार्शल आर्ट सिखाते हैं, और ये लोग मार्शल आर्ट इसलिए सिखाते हैं ताकि क्राइसिस के समय में कोई भी इनको यूज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। हमारा मेन कैरेक्टर स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लिटरली वो बहुत कुछ कर सकता है। इसकी एक सिस्टर भी है और वो उस सिस्टर को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी सिस्टर डिसअपीयर हो जाती है इस वर्ल्ड से। उसको नहीं पता क्यों, कहाँ, कैसे गई, बट उससे पहले कि वो डिसअपीयर होती वो इसकी पावर्स के ऊपर एक सील लगा देती है कि अगर ये ट्रेन नहीं करेगा अपनी बॉडी को तो उसकी पावर रिलीज नहीं होती है और वो बेसिकली अपनी पावर को यूज नहीं कर पाता है। और इस तरीके से हमारा मेन कैरेक्टर की पावर सील तो हो जाती है, लेकिन रिमेम्बर ही वाज पावरफुल फ्रॉम द स्टार्ट। सो उसकी पावर काइंड ऑफ हमेशा से ओपी ही थी और उसकी पावर सील होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा ओपी रहता है। इस एनिमे के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स है, एक मैजिक एकेडमी भी है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर्स का शो करता है। ये बेसिकली एक पुराने टाइप का फैंटेसी एनिमे है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर एक फैंटेसी स्कूल में जाता है और वहाँ पर जा करके अपनी पावर को शो करता है और सबको शॉक कर देता है। सो अगर ऐसा एनिमे देखना है सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 4, द मिसफिट ऑफ द डीमन किंग एकेडमी। सो इस एनिमे में बताया गया है कि कई हजारों साल पहले हमारा जो वर्ल्ड का डीमन लॉर्ड और हीरो है वो एक एग्रीमेंट में आते हैं जिसमें
जिसमें कि डीमन लॉर्ड अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है ताकि उस वर्ल्ड को सेव कर सके और बेसिकली एक बैरियर को क्रिएट करता है जो कि ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड को सेपरेट कर देता है एक दूसरे से। डीमन किंग का एक प्लान होता है कि वो क्या करे, अपने आप को रिकार्नेट करे कुछ हजार साल बाद, और ऐसा ही होता है, वो कुछ हजार साल बाद अपने आप को रिकार्नेट भी करता है। बेसिकली वो जितना पावरफुल पहले था उतना ही पावरफुल उसके दोबारा रिकार्नेट होने के बावजूद भी रहता है। लेकिन उसको एक कंस्पिरेसी पता चलती है कि किसी ने उसके सारे के सारे रिकॉर्ड्स ही हटा दिए। किसी को नहीं पता कि पुराना डीमन किंग कौन था, किसी ने उसका नाम, फेस सब कुछ चेंज कर दिया है। इससे हमारा मेन कैरेक्टर एंगर्ड तो नहीं होता है, लेकिन बस ये जानना चाहता है कि किसने किया। यहाँ तक कि उसके जितने भी लॉयल सबऑर्डिनेट्स थे उनको भी किसी ने मैनिपुलेट कर दिया है, ब्रेन वॉश कर दिया है। वो भी अब रियल डीमन किंग के बारे में कुछ नहीं जानते और हमारा मेन कैरेक्टर इसके पीछे निकल पड़ता है कि भैया कौन था जिसने कि ये सब कुछ करा। इसके बीच में हमको बहुत सारे नए नए कैरेक्टर्स दिखते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर एक मैजिक एकेडमी को भी ज्वाइन करता है जिसके अंदर बेसिकली सबको मारता है, एक व्यक्ति को तो जिंदा कर करके मारता है। सो डू चेक आउट दिस एनिमे क्योंकि इसके अंदर मेन कैरेक्टर बैडएस है, कूल है और काइंड ऑफ फकिंग ओवरलॉर्ड है। नंबर 3 द किंग्स अवतार। अब ये एक ऐसा एनिमे है जो एक आरपीजी गेम के जैसा है। इसके अंदर होता क्या है कि गेम के बारे में बात करी गई है जिसका नाम है ग्लोरी। ये ग्लोरी गेम दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है और इस गेम के अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बैटल गॉड। ये बेसिकली उसका टाइटल है लेकिन लोग उसको इसी नाम से बुलाते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है और कई सालों से नंबर 1 रैंकिंग पे रहा है और फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो अपनी टीम और सब कुछ छोड़ के रिटायर होना चाहता है और रिटायर हो भी जाता है। अपनी टीम, स्पॉन्सर्स और सबको छोड़ करके वो रिटायर हो जाता है और पास ही के एक इंटरनेट कैफे में अपना जीवन बिताना शुरू करता है। कुछ ही साल बाद जो ग्लोरी गेम है उसका 10th सर्वर रिलीज होता है और हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि क्यों ना इसको एक बार ट्राई करा जाए फिर से, और वो फिर से गेम में घुस जाता है एक नए नेम के साथ में और उसका नेम रहता है लॉर्ड ग्रिम। अब ये जो लॉर्ड ग्रिम का कैरेक्टर है, अब इसके पास पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है। ये कई सालों से टॉप प्लेयर रहा है लेकिन फिर भी उसको पता है कि कुछ सालों में गेम के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे, लेकिन 10 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है और इस एक्सपीरियंस के साथ ही ये काइंड ऑफ गेम में सबको फोड़ के रख देता है क्योंकि वो एक नया सर्वर है। यहाँ पे लोग भी कम रहते हैं और यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे बड़े बड़े गिल्ड्स ऑलरेडी अपना गेम सेटअप करके बैठे हैं कि भैया कोई भी व्यक्ति आएगा और वो उसको रिक्रूट कर लेंगे। वहीं पे हमारा लॉर्ड ग्रिम सबका मुंह बंद कर देता है जब वो उसके स्किल्स दिखाता है इस गेम के अंदर। सो आपको देखने मिलेगा एक काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग एनिमे जिसके अंदर गेम वाला एक्सपेक्ट है। एक व्यक्ति जिसके पास इन डेप्थ एक्सपीरियंस है उस गेम का और लिटरली एवरी हुक एंड क्रुक वो जानता है इस गेम के अंदर। सो डू चेक आउट दिस एनिमे इफ यू वांट टू वॉच अ रोल प्लेइंग गेम। नंबर 2 बियॉन्ड द बाउंड्रीज। अब इसके अंदर हमारे पास एक मेन कैरेक्टर है। बेसिकली वो एक हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि तुम उसको मार नहीं सकते क्योंकि वो इमॉर्टल है। तुमने उसको मार के उसका हाथ सब कुछ अलग भी कर दिया और सिर्फ एक उसका ब्लड का कतरा बचा हुआ है, वो फिर से पूरा का पूरा रीजनरेट हो जाएगा इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। ऐसे ही हमारे मेन कैरेक्टर की बात होती है। मेन कैरेक्टर बेसिकली एक हाफ डीमन हाफ ह्यूमन है और इतना ज्यादा पावरफुल है स्टार्ट से ही कि तुम कह नहीं सकते। बेसिकली वो वन ऑफ द रेयर डीमन है या कहो रेयर ह्यूमन जिसके पास इमॉर्टलिटी की पावर है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और फिर इसी एनिमे में एक दूसरी लड़की के बारे में बात होती है जिसके क्लैन के सारे लोग मर चुके हैं और ये सोल सर्वाइवर है उसके क्लैन की। ये दरअसल एक ऐसे क्लैन से बिलोंग करती है जो कि स्पिरिट वर्ल्ड का है। मतलब बेसिकली ये लोग अपने आप को स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर्स कहते हैं जो कि बेसिकली ऐसे डीमन से लड़ते हैं और उनको मारते हैं। इसका हमेशा से टास्क है ऐसे डीमंस को ढूंढना और उनको मारना। अभी अपने रूफटॉप पे बैठी हुई होती है और तभी उसको ये व्यक्ति दिखता है यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर। ये बिना कुछ सोचे समझे अपनी पावर को यूज करती है। अब इसकी पावर कुछ इस तरीके की होती है कि अपने ब्लड को एज अ वेपन क्रिएट कर सकते हैं और जिससे कि डीमंस को आराम से मार सकते हैं। अभी अपने ब्लड को लेकर के उस से अपने स्वॉर्ड को लेकर के उस व्यक्ति को मार तो देती है लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो फिर से रीजनरेट हो जाता है। तभी उसको ध्यान आता है कि एक हाफ रेड ब्रीड है ह्यूमंस और डीमन की जो कि बेसिकली इमॉर्टल है और यहीं से शुरू होती है काइंड ऑफ इमोशनल बट एक बहुत ही एपिक स्टोरी। सो अगर आपको एक ऐसा एनिमे देखना है जिसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो, बहुत सारा सुपरनैचुरल हो और लिटरली मिस्ट्रीज से भरा हुआ हो, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 1 डिजास्टर लाइफ ऑफ साइकी के। सो मान लो तुम एक ऐसे कैरेक्टर हो जिसके पास लिटरली इतनी पावर है कि रियलिटी से लेकर के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने तक की पावर रखते हो। सो तुम क्या करोगे? बेसिकली तुम रूल वर्ल्ड करना चाहोगे इस वर्ल्ड को, राइट? लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास में सेम पावर है बट वो एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीना चाहता है एक नॉर्मल टीनेजर के जैसे। बट क्योंकि उसके सारे के सारे फ्रेंड, उसके पेरेंट्स और यूं कहें उसके सराउंड के सारे लोग इतने ज्यादा डम है और कहूँ इतने ज्यादा इरिटेटिंग कैरेक्टर्स है जो कि इसको कभी भी उसकी शांति की लाइफ जीने नहीं देते हैं और बार बार इसके अपने पावर्स को यूज करना पड़ता है ताकि ये चीजों को फिक्स कर सके। और कई बार ये खुद भी ऐसे कांड करता है जिसको ये कभी फिक्स नहीं कर पाता है ढंग से। तो इस एनिमे के अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम है साइकी। उसके पास बहुत ही ज्यादा अच्छी साइकिक पावर्स है, अच्छी कहूँ या बहुत
ज्यादा एक्सट्रीम पावर्स है। वो इससे लिटरली कुछ भी कर सकता है, लाइक रियलिटी को बैंड करना, टाइम को रिवर्स करना, टाइम में आगे पीछे जाना और भी सारी ऐसी बहुत सारी चीजें। वो लोगों के माइंड्स को पढ़ सकता है और ऐसे ही वो हर किसी के माइंड को पढ़ सकता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो हर किसी के थॉट्स को पढ़ सकता है, कौन उसका अच्छा फ्रेंड है कौन नहीं है, किसके साथ में बैड इंटेंशन है और कौन एकदम डम है जिसके पास कोई इंटेंशन ही नहीं है। सो ऐसे ही उसके सारे फ्रेंड्स हैं जिनके पास कोई इंटेंशन नहीं है, सबके सब कतई डम है। और ये पूरा का पूरा एनिमे कॉमेडी के आसपास घूमता है, मतलब मेन कैरेक्टर खुद कॉमेडी करता है, वो अपने पावर से फिक्स करने की कोशिश करता है और वो खुद एक कॉमेडी हो जाती है क्योंकि ये कुछ भी फिक्स करता है तो वो एकदम परमानेंट नहीं होता है। मान लो कि इसने किसी दीवार को तोड़ा, अब उसने टाइम को रिवर्स करके 24 घंटे पीछे कर दिया और वो दीवार एकदम फिक्स हो गई, लेकिन 24 घंटे बाद वो दीवार फिर से टूट जाएगी क्योंकि उसने उस दीवार के टाइम को रिवर्स करा है। इसी तरीके से उसका घर है, उसको घर को इतने बार तोड़ चुका है कि वो हमेशा उसको रोज सुबह उठ के टाइम रिवर्स करना पड़ता है क्योंकि अगर उसने टाइम रिवर्स नहीं करा तो उसका पूरा का पूरा घर डस्ट में चेंज हो जाएगा। सो अगर आपको एक ऐसा एनिमे देखना है जिसके अंदर मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बेसिकली वो एनिमे कॉमेडी एनिमे हो, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई टॉपिक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।